तो हेलो फ्रेंड्स। ठीक है, एक बार फिर अपन उपस्थित हैं नया वीडियो लेकर वैदिक कालीन प्राचीन प्राचीन भारतीय ग्रंथ के ऊपर। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे एक बार रिव्यू कर लेते हैं फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जो ग्रंथ लिखे गए, ठीक है, उनका रिव्यू करेंगे। फिर वेदों के ऊपर जाएंगे। ठीक है, वेद क्या होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चारों वेद के ऊपर। उपनिषद पढ़ेंगे। ठीक है, वेदांग पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, फिर रामायण और महाभारत पढ़ने के बाद अपन एंड करेंगे। ठीक है, तो आज वीडियो के एंड में दो अनाउंसमेंट होगा। ठीक है, तो एक अनाउंसमेंट ये रहेगा कि सारे जो भी वीडियोस आएंगे वो कभी भी पेड या सब्सक्रिप्शन बेसिस पे नहीं जाएगा। ठीक है, सारे वीडियोस फ्री रहेंगे। और जो वीडियोस में जो पीडीएफ यूज हो रहा है, ठीक है, उन पीडीएफ का किसी को प्रिंट चाहिए तो कमेंट में अपने जीमेल का एड्रेस डाल दें, ईमेल एड्रेस। ठीक है, वहाँ पे हम लोग उसको प्रोवाइड कर रहेंगे। जो पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे वो पेड रहेगा। ठीक है, उसका पर पेज 5 रुपीज लगेगा पीडीएफ का। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो अभी है प्राचीन भारतीय ग्रंथ। ठीक है, वैदिक कालीन। तो इसमें पहला है हम्म, पहला है प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही वैदिक सभ्यता के नाम से जाना गया। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसको क्या बोलते हैं, वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हिस्ट्री उठा के पढ़ लेना, जिन लोग को पढ़े होंगे उन लोग को पता होगा। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, ठीक है, कालीबंगा, ये सब शहर वहीं से हैं। ठीक है, मूर्ति देवी की प्रतिमा कहाँ मिली थी, ये क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ लें। अभी हम लोग क्योंकि भारतीय ग्रंथ डिस्कस कर रहे हैं अभी, इसलिए उसमें डिटेल से नहीं जाएंगे। ठीक है, तो प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का उदय हुआ उसे क्या गया, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का ड्यूरेशन क्या था, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक को ऋग्वैदिक काल कहा गया या पूर्व वैदिक काल। इसके बाद आया उत्तर वैदिक काल, मतलब जो वैदिक सभ्यता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला क्या है, पूर्व वैदिक काल, दूसरा क्या है, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक, वेदों का संकलन प्राचीन भारतीय भाषा ब्राह्मी लिपि में 1500 से 1000 ईसा पूर्व किया गया। वेदों का संकलन मतलब वेद ऑलरेडी या तो एग्जिस्ट करते रहे होंगे या किसी ने कथाओं के रूप में रहा होगा। तो वेदों का संकलन वापस प्राचीन संस्कृत भाषा में 1500 से 1000 ईसा पूर्व में किया गया। ठीक, ये हमने एक मैप डाला हुआ है प्राचीन भारत का। ठीक है, जो महाभारत कालीन है इसमें देख रहे होगे। एक मिनट ना, इसका इधर चल लेते। तो ये कुरु राष्ट्र है, पांचाल है, मत्स्य है, ठीक है, कुंती है। प्राचीन भारत में पूरा अफगानिस्तान आता था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब आता था इधर। बर्मा वर्मा सब प्राचीन भारत के पार्ट थे। विदेह, मगध, अंग, कोशला, ठीक है, इसमें मद्र है। और ये गांधारी जहां से आई थी। ठीक है, ये कपिस्थला है। ठीक है, तो ये एक एक आइडिया है कि प्राचीन भारत कैसा दिखता था। तो ये सारे उसके प्रदेश थे। ये विंध्य पर्वत जो आजकल मध्य प्रदेश है और इसी यहीं पे आ जाएगा छत्तीसगढ़। ये राजस्थान गुजरात वाला एरिया है। ठीक है, तो ये प्राचीन भारत का एक तरह का मैप हो गया ताकि आपको आइडिया लग जाए। जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के शहर थे वो ज्यादातर कहाँ मिले थे, गुजरात, राजस्थान, बाकी और जगह मिले थे लेकिन मुख्य रूप से कहाँ मिले थे, गुजरात, राजस्थान और आज के पाकिस्तान में। ठीक है, आगे बढ़ो। इसी में क्या बोल रहा है, आरंभिक वैदिक काल में वेद की रचना हुई।
आरंभिक वैदिक काल में मतलब पूर्व वैदिक काल में, ठीक है, ठीक बोल रहा हूँ क्या? पूर्व वैदिक काल में वेदों का संकलन हुआ, ठीक है। तो आरंभिक वैदिक काल में वेदों की रचना हुई, ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहे, वैदिक काल भी कहा जाता है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में शेष वेदों एवं उसकी शब्द वाक्य तथा सहयोगी ग्रंथों की रचना होगी। सहयोगी ग्रंथ मतलब वेदांग हो गया, उपनिषद हो गया, ये सब, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में शेष वेदों एवं उसकी उसकी भी शब्द वाक्य तथा सहयोगी ग्रंथों की रचना हुई। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, सहयोगी ग्रंथ की रचना हुई। पूर्व वैदिक काल में वेदों की रचना हुई, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, वैदिक काल बोलते हैं, ठीक है। वेद का मतलब क्या होता है, वेद जो शब्द है उसका मतलब होता है ज्ञान का प्रतीक, और इसकी रचना, वेदों की रचना की हुई, ऐसा कहा जाता है परमपिता ब्रह्मा ने इसकी रचना की है। तो वेदों की रचना की हुई मनुष्य के जीवन को, जीवन जीने में, ये थोड़ा सा त्रुटि है यहाँ पे, मनुष्य के जीवन जीने में मार्गदर्शन देने के लिए हुई है। मतलब मनुष्य को किस तरह का जीवन यापन करना चाहिए, कैसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, ये सारे नियम किसमें है, वेदों में है। और वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, ज्ञान का प्रतीक। भारतीय ऋषियों द्वारा लिखे गए 4 वेद निम्न अनुसार है, तो सबको पता होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक। एक ब्राह्मी लिपि क्या होता है, लिपि 3 टाइप का होता है, आपको सबको पता होगा, ठीक है। ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, और एक नागरी लिपि भी होता है, लेकिन वो शायद इसका ही पार्ट होता है, एक और कुछ होता है, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। तो खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि, ठीक है। खरोष्ठी लिपि क्या होता है, ईरानियन ईरानियन लिपि भी बोलते हैं इसको, क्योंकि वो ईरान तरफ डेवलप हुआ था, या ईरानियों ने डेवलप किया था। ये ब्राह्मी लिपि है, भारत के अधिकांश लिपियों की जननी है, तथा इसका प्रयोग सम्राट अशोक के लेखों में हुआ है, ठीक है। इसका प्रयोग सम्राट अशोक मौर्य कालीन, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज थे अशोक, उसमें हुआ है। तो यह बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। हम लोग जो लिखते हैं वो कहाँ से, यहाँ से चालू करते ऐसे जाते हैं, तो ये कहाँ से आएगा, उल्टा आएगा ऐसे। तो बाएं से दाई ओर लिखी जाती है। 4 वेद कौन कौन से थे यहाँ पे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आगे चलो, पहला देखते हैं ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद विश्व की ये सब थ्योरी है अभी, जब तक अपन वर्ण व्यवस्था में और भाषा ज्ञान में नहीं जाएंगे तब तक इधर थ्योरी रहेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम जो चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, पढ़ने से ही याद हो जाएगा, पढ़ने से, सुनने से, देखने से याद हो जाएगा, ठीक है। पहला क्या लिखा है, ऋग्वेद विश्व की प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के बाद सीधा वेदों की रचना हुई है, वैदिक काल आया है, ठीक है। तो वैदिक काल आया, तो वैदिक काल के बाद ही तो सब इधर चालू हुआ था, ईसा पूर्व, ईस्वी, ये सब। तो यही सबसे क्या हो गया, प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक है। बाकी सब क्या हुए, उसके बाद आए, ठीक है। और संभवतः मानव जाति का प्रथम ग्रंथ है, क्योंकि मानव का विकास ही सिंधु सभ्यता के समय के आसपास का है, ठीक है। उसके पहले था, लेकिन वो पाषाण युग था, ठीक है। तो उसको अभी तो भाषा ग्रंथ का बात चल रहा है, तो अभी ऋग्वैदिक काल में ही बात चल रहा है, ठीक है। ऋग्वैदिक का 2 से 7वां मंडल, ऋग्वेद का 2 से 7वां मंडल प्रमाणित और शेष को परिक्षिप्त माना गया है। ऋग्वेद का 2 से 7वां मंडल प्रमाणित, प्रमाणित मतलब ये एक तरह से समझ लो ऑथेंटिकेट है, मतलब ओरिजिनल टाइप का, ठीक। शेष को परिक्षिप्त है, मतलब बाद में जोड़ा गया है। बाकी 2 से 7वां मंडल, मंडल मतलब अध्याय, ठीक है, अध्याय समझ लो। ऋग्वेद का 2 से 7वां मंडल प्रमाणित है और शेष को प्रक्षिप्त माना गया है, मतलब बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के श्लोक देवताओं को समर्पित है। ऋग्वेद में जितने भी श्लोक लिखे किसको समर्पित है, देवताओं को। ऋग्वैदिक काल के मुख्य देवता इंद्र माने गए हैं, ऋग्वैदिक काल के मुख्य देवता इंद्र माने गए हैं। ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में उषा, जिसे भोर, और भी देवताएं हैं, ठीक है, खाली इंद्र नहीं है। मुख्य देवता इंद्र है, वरुण देव है, अग्निदेव है, चंद्रदेव, सबका पूजा होता था, लेकिन मुख्य देवता किसको मानते थे, इंद्र को मानते थे, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में उषा, जिसे भोर की देवी कहा जाता है, और वाग भाषा, ठीक है, वाग भाषा की देवी, वाक देवी, जिसे भाषा की देवी कहा जाता है, पृथ्वी तथा पृथ्वी की देवी कहा जाता है, को भी समर्पित कई श्लोक हैं। मतलब उषा, वाक और पृथ्वी को समर्पित कई श्लोक हैं, ठीक है। सर्वोच्च सप्तशती संपूर्ण गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र पता है ना, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्,
ये गायत्री मंत्र होता है। ठीक है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? 7वें मंडल में। ठीक है, यहाँ बोले थे 2 से 7वां मंडल प्रमाणित है, बाकी प्रक्षिप्त है, मतलब ऐड हुआ है। जो सूर्य की स्तुति के लिए है, इसमें से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2 से 7वां मंडल, ठीक है, प्रमाणित है, बाकी प्रक्षिप्त है, तो ऐड हुआ है। ठीक है, उषा एक पूछता है, उषा भोर की देवी वाला ये क्वेश्चन आता है। और वाक भाषा, वाक देवी किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आएगा, भाषा से। और कुछ 2-4 ऑप्शन देगा। ठीक है, एक यहाँ पे आएगा, ये क्वेश्चन बनेगा, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऋग्वेद के कौन से मंडल से संबंधित है? तो ये आएगा 7वां मंडल, जो सूर्य की स्तुति के लिए है। ऋग्वेद के सूत्र रचनाकार, सूत्र मतलब सूत्र, जो इसमें श्लोक है उनको पहले सूत्रों में बांटा गया। तो सूत्र के रचनाकार कौन कौन है? मंडल, सूत्र, फिर श्लोक, ऐसे आता है। तो ऋग्वेद के सूत्र रचनाकार कौन से? विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ। तथा महिला रचनाकार में कौन कौन हो गया? लोपामुद्रा, घोषाल, सची, काकछुरित्ति। ये सब का नाम रखना याद। लोपामुद्रा और सची और घोषाल का ये सब का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लो। ऋग्वेद के सूत्र रचनाकार विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ। तथा महिला रचनाकार कौन कौन हो गए? लोपामुद्रा, घोषाल, सची तथा काकछुरित्ति। नेक्स्ट, ऋग्वेद में अभी बताया था, ऋग्वेद में संपूर्ण ऋग्वेद में 10 मंडल, ठीक है, 1028 सूक्त हैं, और सूक्त में 11,000 मंत्र है। 11,000 मंत्र है मतलब श्लोक है। तो श्लोक, सूक्त और मंडल, 10 मंडल को पहले किस में डिवाइड किया? 1028 सूक्त में। 1028 सूक्त वापस क्या आ गया? 11,000 श्लोक है। एक चैप्टर टाइप का डिवाइड कर लो। आज के डेट में जो बुक्स आते हैं उसमें चैप्टर डिवाइड रहता है ना, वैसी टाइप का। इसकी भाषा क्या है? पद्यात्मक है। गद्यात्मक, पद्यात्मक ऐसा होता है। तो पद्यात्मक है मतलब छंद युक्त है बोल सकते हो, या फिर कविता के जैसे है जिसे गाया जा सकता है। ठीक है, पद्यात्मक है। यहाँ पे वोकेबलरी भी डाला हुआ। ठीक है, परिक्षिप्त मतलब मिलाया हुआ, डाला हुआ, या पीछे से जोड़ा हो गया, मतलब बाद में कोई चीज चल रहा है उसमें बाद में और भी सारी चीजें ऐड कर दी गई। श्लोक, श्लोक का मतलब क्या हुआ? संस्कृत का कोई छंद या पद्य। ठीक है, प्रशंसा या स्तुति। मंडल, ऋग्वेद के मंडल क्रम में मंडल, मंडलों में अनुवाक, अनुवाक में सूक्त, सूक्त में ऋचाएं अर्थात मंत्र, जिसमें से 10 मंडल, 85 अनुवाक, 1028 सूक्त और 10,555 मंत्र है। ये 10,055 है, यहाँ पे 11,000 है। ठीक, तो एवरेज है एकदम, इसका परफेक्ट नहीं है नंबर। ठीक है, ये परफेक्ट है, 1028 सूक्त है करके। यह क्रम मंडल का क्रम कहलाता है। अष्टम क्रम को अष्टकों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट, यजुर्वेद। यजुर्वेद देख लेते। यजु का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। ठीक है, और इसमें धनुर्विद्या का उल्लेख है। इसके पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं? उदरवयु कहते हैं। यजुर्वेद की रचना उत्तर वैदिक काल में मानी गई है। ठीक है, इसकी रचना किसमें है? उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद की रचना मैक्सिमम किसमें हुआ है? पूर्व वैदिक काल में। यजुर्वेद में धार्मिक कर्मकांड, क्योंकि यजु का अर्थ ही यज्ञ होता है, तो धार्मिक कर्मकांड एवं उससे संबंधित मंत्रों का वर्णन किया गया। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद में कई प्रकार के यज्ञों का विधान उल्लेखित है, जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, अग्निहोत्र यज्ञ, चातुर्मास यज्ञ। ठीक है, ठीक है, ये राजसूय यज्ञ जो महाभारत देखा उसको पता होगा। राजसूय यज्ञ महाराज युधिष्ठिर करवाए थे। अश्वमेध यज्ञ भगवान राम कराए थे, वो घोड़ा। ठीक है, तो ये हो गया यजुर्वेद। यजुर का अर्थ होता है यज्ञ। तो यजुर्वेद किससे संबंधित है? यज्ञ से। ऋग्वेद किससे संबंधित है? जीवन जीने के आधार से, जीवन जीना कैसे चाहिए उसके ऊपर जो ग्रंथ लिखा गया उसको बोलते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद आता है यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद आता है सामवेद। सामवेद में ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। सामवेद में ऋग्वैदिक कालीन मंत्रों के संगीत में उच्चारण करने के, जो ऋग्वेद में मंत्र है उसको कैसे उच्चारण करना है, किस तरह के संगीत में पिरोया जाएगा, उसका जो नियम है वो किसमें है? सामवेद। सामवेद को एक तरह से समझ लो संगीत, संगीत शास्त्र भी बोल सकते हैं। संगीत शास्त्र का जो वेद है वो कौन सा है? सामवेद। मंत्रों के संगीत में गायन विधि के कारण सामवेद को क्या बोलते हैं? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। मंत्रों के संगीत में गायन के लिए जो नियम है वो किसमें है? सामवेद में है।
तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। फिर लास्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद के दृष्टा अथर्व रंगरा नाम के दो ऋषि थे। अथर्व अलग था, रंगरा अलग था, तो अथर्व और रंगरा नाम के दो ऋषि थे। अथर्ववेद मुख्य रूप से मानव जाति की शांति और समृद्धि से संबंधित है। रोग निवारण तंत्र, मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, स्तुति, औषधि, अनुसंधान, विवाह का अथर्ववेद से वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, ये अथर्ववेद है। रिविजन कर लो चारों वेद का। ऋग्वेद में सब कुछ है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, मनुष्य को कैसे अपने जीवन यापन करना चाहिए उससे संबंधित है, देवताओं की स्तुति से संबंधित है। ठीक है, ठीक है, याद करने के लिए एक गायत्री मंत्र वाला एक चैप्टर है। ठीक, नेक्स्ट चलो। यजुर्वेद, यजु मतलब यज्ञ, अगर याद रखे हो तो सब कुछ याद आ जाएगा। ठीक है, इसमें धार्मिक कांड, कर्म कांड एवं मंत्रों का वर्णन किया गया है। दो पार्ट होता है, कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद। नेक्स्ट चलो। सामवेद मतलब संगीत, साम से मतलब संगीत ही याद रखना इसको। ठीक है, तो ये सब कुछ इसी में आ जाएगा फिर। ठीक है। भरत मुनि का नाम अगर सुने होगे तो भरत मुनि जो ने जो संगीत शास्त्र की रचना की वो यही से सामवेद से ही लिया गया था। ठीक है। अथर्ववेद के दृष्टा कौन थे? अथर्व तथा रंगरा नाम के दो ऋषि थे। अथर्ववेद मुख्य रूप से मानव जाति की शांति समृद्धि संबंधित है। रोग निवारण तंत्र में जादू टोना, वशीकरण, स्तुति, औषधि, अनुसंधान, विवाह का वर्णन अथर्ववेद से प्राप्त होता है। ठीक, वेद है तो उसके चारों उपवेद भी हैं और ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ मतलब इसी के एक्सटेंशन में जो और ग्रंथ लिखे गए उसको क्या बोला गया? ब्राह्मण ग्रंथ। क्या है? उपवेद है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या क्या होता है? ऐत्रेय और कौशितकी। ठीक है। और उपवेद क्या होता है? आयुर्वेद। एकदम से याद फट से आना चाहिए। ठीक है, ऋग्वेद आयुर्वेद, यजुर्वेद धनुर्वेद, सामवेद गंधर्ववेद, अथर्ववेद शिल्पवेद। ठीक है, सुख समृद्धि वाला वेद कौन सा था? अथर्ववेद। तो उससे शिल्पवेद, शिल्पवेद मतलब विश्वकर्मा भगवान। सामवेद मतलब गंधर्व वेद। ठीक, यजुर्वेद का है धनुर्वेद। ठीक, क्योंकि इसमें यजुर मतलब यज्ञ वाला था। ठीक है। अब ऐत्रेय और कौशिकी किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। तैत्रेय और शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। पंचवीस तांडव, षड्वीस अद्भुत और जैमिनी ये किसके हैं? सामवेद के हैं। और लास्ट वाला गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। इसमें एक चीज अपन क्या कर सकते हैं, अगर यहां से ये वाला याद करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ठीक है, ये वाला याद करने में मुश्किल हो रहा है, तो क्या करना, ऋग्वेद वाला ऐत्रेय कौशिकी याद हो जाएगा। ठीक है, आयुर्वेद एकदम प्रचलित वर्ड है, अब तो ये भूलने लायक नहीं है। इसको पहले याद करना, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। शिल्प वाला एक लास्ट है, अथर्व का शिल्प है। ठीक है, तो साम का किससे हो जाएगा? सामवेद मतलब संगीत। ठीक है, इसमें एक कोरिलेटिव भी कर सकते हो। अगर पता है मेरे को ऋग्वेद का आयुर्वेद है, तो यजुर्वेद का अगर धनु धनु करके ऑप्शन दिया तो ये यू और ये यू अगर ये मैच कर रहा है तो ये एक दूसरे के साथ है, धनुर्वेद। सामवेद का याद गंधर्व वेद कर लो। ठीक है, अथर्ववेद का शिल्पवेद। अब इसके बाद यजुर्वेद का क्या क्या है? तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण। सामवेद का बताया हूँ, पंचवीस तांडव, षड्वीस अद्भुत और जैमिनी। अथर्ववेद का क्या हो गया? गोपद ब्राह्मण। ठीक है, नेक्स्ट चलो। ये सारे क्या हो गए? वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपवेद। आगे चलो। उपनिषद। उपनिषद क्या होता है? ठीक है, उपनिषद का एक्चुअल में मतलब होता है किसी के समीप जाकर बैठना। ठीक है, किसी के समीप जाकर बैठना, लेकिन वही उसका और आगे डिटेल में मतलब क्या निकल रहा है? ठीक है, तो उसका मतलब निकल रहा है उपनिषदों का वेदों का अंतिम भाग कहता है। वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए वेदांत भी कहा जाता है। वेद का जहाँ अंत हुआ वो क्या हो गया? वेदांत हो गया। इनकी संख्या 108 है। टोटल उपनिषद कितने हैं? 108 है। नंबर से याद रखना भाई। परंतु 13 प्रसिद्ध हैं। टोटल कितने हैं? 108, परंतु प्रसिद्ध कितने हैं? 13। क्या क्या है? ईश, केन, मांडुक्य, तैत्रेय, ऐत्रेय, छांदोक्य, श्वेताश्वतर, बृहदरान्यक, ठीक है, कौशितकी, मुंडक, प्रश्न, मैत्रायणीय। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ईश, केन, मांडुक्य, तैत्रेय, ऐत्रेय, छांदोक्य, श्वेताश्वतर और बृहदरण्यक और कौशितकी और मुंडक और प्रश्न और मैत्रायणीय। ठीक है, तो ये 13 ठो प्रसिद्ध है। ठीक, नेक्स्ट वेदांत हो गया। तो वेदांग अलग है। वेदांत मतलब उपनिषद होता है। वेदांग वेदों का यह सहायक ग्रंथ है जो वेदों को पूरी तरह से समझने और पढ़ने में मदद करते हैं।
वेदों का सहायक ग्रंथ है जो वेदों को पूरी तरह समझने और पढ़ने में मदद करते हैं। ऋषियों द्वारा मुख्य वेदों के अध्ययन एवं उसके मुख्य विषयों को चुना और उन पर ग्रंथ लिखे जिन्हें सूत्र कहा गया। ऋषियों द्वारा मुख्य वेदों का अध्ययन एवं मुख्य विषयों को चुना और उन पर ग्रंथ लिखे जिन्हें क्या कहा गया? सूत्र कहा गया। सूत्रों की संख्या 6 है जो निम्नानुसार है: शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त। ठीक है, सूत्रों की संख्या क्या है? 6 है। ठीक है, ज्योतिष, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण और निरुक्त, छंद। ठीक है, शिक्षा मतलब शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, कल्प का कल्प का आगे मैं बताता हूँ, अभी ध्यान नहीं आ रहा थोड़ा सा। ठीक है, ज्योतिष, ज्योतिष का ज्योतिष शास्त्र हो गया। व्याकरण का, व्याकरण अष्टाध्यायी पननी। ठीक है, पननी महाराज थे, वो क्या किए थे? अष्टाध्यायी की रचना किए थे कि नहीं किए थे? जो किससे रिलेटेड था? ग्रामर से, यानी कि व्याकरण से। ठीक है, उसके बाद क्या है? निरुक्त। निरुक्त मतलब शब्द ग्रंथ हो गया, जिससे शब्दों की जिससे उत्पत्ति हो वो क्या होता है? निरुक्त। ठीक है, तो और एक क्या हो गया? छंद। छंद मतलब किसी को एक निरूपण करना। ठीक है, कविता के रूप में निरूपण करना। तो पहला हो गया शिक्षा। शिक्षा मतलब ध्वनि शास्त्र। कल्प, कल्प मतलब कर्मकांडी विज्ञान। ठीक है, ज्योतिष, व्याकरण और निरुक्त और छंद। ठीक, आगे चलो। पुराण। पुराण शब्द का शाब्दिक अर्थ है, पुराण शब्द पुराण का शाब्दिक अर्थ है, या पुराण शब्द का बोलो या पुराण का शाब्दिक अर्थ है, ऐसा बोलो। प्राचीन आख्यान अथर्ववेद में चारों वेद के पुराणों का उल्लेख मिलता है। यह प्राचीन पौराणिक ग्रंथ है जिसमें ब्रह्मांड के निर्माण के विषय में कथात्मक कहानियां हैं। पुराण क्या है? जिसमें ब्रह्मांड के निर्माण के विषय में कथात्मक कहानियां हैं जो ब्रह्मांड के कल्पित विनाश तक के इतिहास को वर्णन करती है। ठीक है, कितने पुराण हैं? मुख्य पुराण 18 हैं। इनके नाम है मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण। ये भविष्य पुराण को एक बार देख लेना, अभी के लिए कैंसिल करते हैं। भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। विष्णु पुराण ये रिपीट है अभी। ठीक है, विष्णु पुराण, वायु पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, कर्म तथा स्कंद पुराण। ठीक है, तो ये इस टाइप से ये 18 पुराण है। ठीक है, और आगे क्या है? महाभारत है और रामायण है। तो इनके बारे में पता होगा। जो मोटा मोटा एक हिसाब है वो मैं बता देता हूँ। महाभारत के कई संस्करण हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय संस्करण कौन है? वेद व्यास द्वारा लिखित महाभारत है। इसे संस्कृत में लिखा गया है। वर्तमान में इसमें कितने एक लक्षण है? जो इतिहास पुराण का ये क्या लिखा है? ये प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मत ध्यान दो यहाँ से यहाँ तक। पुराण को 18 सॉरी महाभारत को 18 पर्वों में विभाजित किया गया है। ठीक है, इतना बस याद रखना है यहाँ से। और महाभारत के छठे पर्व भीष्म पर्व में हिंदुओं के उपदेश आत्मक, यानी छठवा जो पर्व है भीष्म पर्व है, उसमें भागवत गीता का भी समावेश है। तो भागवत गीता का किसमें समावेश है? महाभारत के छठे पर्व में। इसको याद रखना है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। पहला वेद व्यास द्वारा लिखित है। दूसरा कितने पर्व हैं टोटल? 18। तो छठवा पर्व भीष्म पर्व होता है, वो किससे संबंधित है? भागवत गीता से। रामायण की रचना सबसे प्रसिद्ध और प्रसिद्ध जनता आदि कवि और कवियों में प्रथम स्थान कहलाने वाले ऋषि वाल्मीकि के द्वारा रचित है। रामायण में 24,000 पद हैं और यह कांड नामक साध्य किष्किंधा कांड, लंका कांड, सुंदर कांड ये सब है। ठीक है, तो कांड नामक 7 अध्यायों में विभाजित है। बस रिविजन कर लो, जल्दी कर लो फटाफट। ठीक, वैदिक सभ्यता है, वैदिक कालीन ग्रंथ हो गए, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, कौन सी लिपि में लिखे गए? ब्राह्मी लिपि में। वेद कितने होते हैं? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, नेक्स्ट है ऋग्वेद क्या होता है? ठीक है, उषा और वाग देवी 2 से 7वां मंडल, वेद को प्रक्षिप्त कहा गया। ठीक है, गायत्री मंत्र 7वां मंडल। ठीक है, रचनाकांड कौन कौन से है? विश्वामित्र, वामदेव और लोपामुद्रा, घोषाल, सचिक्राक्ष वृत्ति। लोपामुद्रा बहुत बहुत बार पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट चलो, ये है पद्यात्मक है भाषा। ठीक, यजुर्वेद, यजु का मतलब होता है ज्ञान, सॉरी यज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट सामवेद, संगीत से। अथर्ववेद शिल्प वेद, शिल्प से समृद्धि से संबंधित है, मानव की शांति और समृद्धि थी।
ठीक है। आगे चलो, वेद के 4 अंग, उपवेद और ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, ये याद रखने वाला है। ऐतरेय कौस्तिकी कैसे याद रखना है वो भी बता दिया हूँ, ठीक है। आगे, उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद होते हैं टोटल 118, सॉरी 108। कितने फेमस है? 13। नेक्स्ट चलो, वेदों का वेदांग 6 है, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद। इसमें से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन बनता है जब भी हिंदी का, अगर तुमने वो पेपर देने जाओगे तो, ठीक है। तो सूत्रों की संख्या है 6, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद। व्याकरण अष्टाध्यायी पन्ने ने याद रखना, ठीक है। पन्ने ने जो लिखा था वो व्याकरण के अष्टाध्यायी करके एक शास्त्र बनाया था, ठीक है। फिर पुराण, पुराण 18 पुराण है, ठीक है, नाम नीचे दे दिया हूं। फिर महाभारत और फिर रामायण। ये आज का वैदिक कालीन प्राचीन भारतीय ग्रंथ हो गया, ठीक है। आगे अपन पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था की ओर बढ़ेंगे अब, ठीक है। वर्ण क्या होते हैं, वर्ण कैसे बने, ध्वनि, ध्वनि वर्ण, ठीक है, फिर शब्द, ठीक है। तो धीरे धीरे ये सब ग्रामर की ओर, अब यहाँ से व्याकरण की ओर बढ़ेंगे। जो अभी तक के वीडियोस थे वो भाषा की उत्पत्ति से ज़्यादा संबंधित थे, विश्व में और भारत में भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई और वो भाषा कैसे कैसे डेवलप करता गया, ठीक है, ऐसा था। उसके बाद वो भाषा डेवलप हुआ तो उसमें किस टाइप की लिपि यूज हुई, ये भी था। तो यहाँ तक का अपना हो गया। अब आगे अपन करेंगे वर्ण, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था, संधि, समास, कारक रचना, ठीक है, ये सब आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। एक अनाउंसमेंट जो मैं वीडियो की स्टार्टिंग में किया था उसको फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये जो भी कोर्स इसमें अवेलेबल रहेंगे वो फ्री रहेंगे, ठीक है। कोई भी उससे चार्जेस या सब्सक्रिप्शन या फिर मेंबरशिप इस तरह का कोई नहीं लिया जाएगा, ठीक है, कभी भी। और हाँ, पीडीएफ अगर चाहिए भाई, पीडीएफ लगता है तो ये जो स्लाइड है उसके पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, बट उसका चार्जेस लगेंगे। जीमेल अपना कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपना जीमेल नंबर दे दीजिए या फिर ईमेल पोस्ट कर दीजिए, तो उसके हिसाब से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा कांटेक्ट करके, बट वो पेड रहेगा। 5 रुपीज़ पर पेज उसका रहेगा, तो अगर 10 पेजेस है तो 50 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ। और कुछ कम, और कुछ इसमें क्वेरीज वगैरह हो तो कांटेक्ट उसमें कर लेना कमेंट में, ठीक है। तो कमेंट में कर लीजिए, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू भी।